प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं के बारे में। सौर परिवार की उत्पत्ति के विषय में अनेक परिकल्पनाएं दी गई हैं। इन परिकल्पनाओं को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक तारक परिकल्पनाएं, वन स्टार हाइपोथेसिस, द्वैतारक परिकल्पनाएं, बाइनरी हाइपोथेसिस और नवीन परिकल्पनाएं यानी जो मॉडर्न हाइपोथेसिस हैं उनमें। प्रत्येक वर्ग में कई विद्वानों की परिकल्पनाएं सम्मिलित। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक तारक परिकल्पनाएं, यानी ऐसी परिकल्पनाएं जिनमें सौर परिवार की उत्पत्ति के लिए एक तारे को उत्तरदायी माना जाता है। इन परिकल्पनाओं के अनुसार सौर परिवार की उत्पत्ति एक क्रमिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है। कास्तेदवफन, इमैनुअल कांट, लाप्लास, रोसे, लोकेयर आदि विद्वानों की परिकल्पनाएं इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। हम यहाँ पर एक तारक परिकल्पनाओं के अंतर्गत कांट की और लाप्लास की परिकल्पनाओं को पढ़ेंगे। कांट ने वायवीय राशि परिकल्पना, ये गेसेज हाइपोथेसिस ऑफ कांट ने सन 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायवीय राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कांट के अनुसार प्रारंभ में असंख्य आद्य पदार्थ यानी प्रीमोर्डियल मैटर के कण ब्रह्मांड में फैले हुए थे। ये सभी आद्य कण पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराकर आपस में एकत्रित होने लगे। इन कणों के टकराने से उनमें गतिजन्य ताप उत्पन्न हुआ। ताप से द्रव्य और द्रव्य से ये कण गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए और गैसीय पुंज है वो निरंतर तीव्र गति से परिभ्रमण करने लगा। परिभ्रमण गति से गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अपकेंद्रीय बल अधिक बढ़ा। अपकेंद्रीय बल के बढ़ने से जो गैसीय पुंज का मध्यवर्ती भाग है उसमें उभार उत्पन्न हो गया। उभार के लगातार बढ़ते जाने से एक एक करके छल्ले बनने लग गए। इस प्रक्रिया में 9 गोलाकार छल्ले बने। इनसे 9 ग्रह और इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से इनके उपग्रह बने और जो अवशिष्ट बचा वह सूर्य बना। इस प्रकार सौर परिवार की रचना हुई। कांट का एक प्रसिद्ध कथन है कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखलाऊंगा। गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए वर्ल्ड ऑफ इट। कांट की जो वायवीय राशि परिकल्पना थी उसकी कुछ आधारों पर आलोचना भी हुई। उसमें आलोचना का पहला आधार था कि कांट के अनुसार जो आद्य कण थे वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में टकराने लगे। ये शक्ति पहले कहाँ थी और बाद में कैसे प्रकट हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाए। गतिक विज्ञान के अनुसार जो आद्य कण हैं उनके आपस में टकराने से उनमें परिभ्रमण गति पैदा नहीं हो सकती है। दूसरी परिकल्पना जो एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत आती है वो है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास फ्रांसीसी ज्योतिषी थे। उन्होंने एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक में सन 1796 में सौर परिवार की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अंतर्गत लाप्लास ने कांट के ही विचारों को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सौर परिवार की उत्पत्ति की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में परिभ्रमण करती हुई अत्यंत उष्ण और गैसीय निहारिका की परिकल्पना की थी। यह उष्ण और गैसीय निहारिका लाप्लास के अनुसार सूर्य के केंद्र से जो दूरस्थ ग्रह है वरुण, उसके परिक्रमण मार्ग से भी काफ़ी अधिक बड़ी थी और विस्तृत थी। गुरुत्वाकर्षण जन्य ताप ह्रास के कारण यह निहारिका सिकुड़ने लगी, जिससे इसके व्यास में कमी होती गई। इसके कारण परिभ्रमण गति और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई। सिकुड़ने के कारण से एक स्थिति ऐसी आई कि भूमध्य रेखीय उभार में गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल बराबर हो गए, जिससे भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप सिकुड़ती हुई निहारिका के भारहीन भूमध्य रेखीय उभार से क्रमशः एक के बाद एक वलय पृथक होते गए और इन वलयों के ठंडा होने से ग्रहों का निर्माण हुआ।
वलय के ठंडा होने से पूर्व उनसे उपवलय भी इसी प्रक्रिया के द्वारा अलग हुए, जिनके ठंडा होने से उपग्रहों का निर्माण हुआ। यानी जो भूमध्य रेखीय उभार था वहाँ से एक के बाद एक वलय पृथक हुए, जिनसे पहले ग्रहों का और फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ। निहारिका का जो शेष भाग बच गया वो सूर्य के रूप में विद्यमान रह गया। इस परिकल्पना में कई विशेषताएं हैं। अंतरिक्ष में कई निहारिकाएं विद्यमान हैं जो लाप्लास के मत की पुष्टि करती हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाने वाली वलय भी इसी परिकल्पना की पुष्टि का एक सशक्त प्रमाण है। परिक्रमणशील पिंड के व्यास में कमी होने से उसकी परिभ्रमण गति में वृद्धि होती है। लाप्लास का यह मत गति विज्ञान के नियमों के अनुकूल है। सब ग्रहों की रचना में एक जैसे तत्वों की उपस्थिति भी लाप्लास की परिकल्पना को सही प्रमाणित करती है। लाप्लास के अनुसार सभी ग्रह गैसीय वलय के ठंडा होने से बने हैं। इनका ऊपरी भाग तो ठोस हो गया, किंतु भीतरी भाग अब भी तरल अवस्था में है। भूतल पर ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तरल लावा से भी लाप्लास की परिकल्पना की पुष्टि होती है। इन्हीं गुणों के कारण जो लाप्लास की परिकल्पना है वो 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक मान्य रही। सांख्यिकी, भौतिकी, खगोल भौतिकी एवं उष्मागतिकी आदि विज्ञानों के विकास के साथ साथ लाप्लास की परिकल्पना में कई कमियां उजागर होने लगी, जिनके आधार पर इस परिकल्पना की आलोचनाएं हुई। आलोचना के संबंध में कुछ बिंदु हैं। लाप्लास ने अपनी परिकल्पना में उष्ण और गतिशील निहारिका की उत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं बताया। यानी जो उष्ण और गतिशील निहारिका है वो कैसे उत्पन्न हुई, इस विषय में लाप्लास मौन रहे। लाप्लास की परिकल्पना में ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि निहारिका से केवल 9 वलय ही क्यों पृथक हुए, इससे कम या ज़्यादा वलय क्यों पृथक नहीं हुए। मोल्टन के अनुसार वलयों के ठंडा होने से ग्रह जैसे पिंड बनना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उष्मागति के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में ग्रहों के वर्तमान स्वरूप से भिन्न अपेक्षाकृत छोटे और असमान ग्रह बनेंगे। कई आलोचकों का मानना है कि यदि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है तो उसमें भी भूमध्य रेखीय उभार होना चाहिए, जो कि नहीं है। लाप्लास की परिकल्पना द्वारा सूर्य एवं ग्रहों के मध्य कोणीय संवेग के वितरण में जो विसंगति पाई जाती है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाती है। कई भूगर्भ शास्त्री प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी को ठोस मानते हैं, अतः वे लाप्लास की परिकल्पना के इस तथ्य से असहमत है कि ग्रह क्रमशः गैसीय और तरल रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए। धन्यवाद।